ये जो तुम्हारा सेल है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में होगा क्या, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वहां पे C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और C3 साइकिल जैसे स्टार्ट होगा RuBP के साथ में फिर CO2 बाइंड कराएगा, तो वहां पे कार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। उसको हम लोगों ने देखा हुआ था C4 प्लांट के केस में सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, और प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। लिखो दोनों में क्या आ जाएगा, मेसोफिल सेल। तो मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। तो ये जो एसिड्स रहते हैं ये प्लांट्स में बने हुए रहते हैं। प्लांट करता क्या है, इन सारे एसिड्स को रूट के पास भेज देता है। भाई सैलिनिटी वो कहाँ पे झेलेगा, पानी में झेलेगा। टेम्परेचर वो सराउंडिंग का झेलेगा, तो टेम्परेचर तो वो झेल ही लेगा सराउंडिंग से। वो तो टेम्परेचर झेलने के लिए उसका अलग से मैकेनिज्म है। कितना 18 36 हो गया ना, 50 चाहिए। और अब शुगर और चाय पत्ती को तो हम लोग फिर लीटर में ml में लिख नहीं पाएंगे, लिख देते हैं यहीं पे, हमारा समझने का तो है। देखो 18 36 हो गया, और बचा कितना 14, तो 7 ml यहाँ पे लिख लो शुगर। कोई देखेगा तो हंसेगा ये क्लास। 7 ml का हो जाएगा शुगर, और मान लो 7 ml का यहाँ से हो गया टाइम। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं भी आज सेकंड लास्ट की क्लास हो, उसके बाद आज की क्लास के बाद मुश्किल से तुम्हारा हार्डली आधे घंटे आसपास का क्लास बचेगा। तो हमारे पास 2 दिन का टाइमिंग भी है, एक फ्राइडे एक सैटरडे का। ठीक है, तो मैं दोनों दिन के अंदर में तुमको उसको निपटा दूंगा किसी भी तरीके से। तो ये चैप्टर तो हो जाएगा खत्म, उसका कोई लोड है नहीं। कल तुम्हारा जो फ्रिक्शन चल रहा है फिजिक्स वाले क्लास में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल बेसिकली तुम्हारे दोनों ही चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर। फिर सैटरडे जो रहेगा भाई, सैटरडे में हम लोग देखते हैं बायो का क्लास स्टार्ट कर पाए या ना कर पाए। बाकी फिजिक्स का तो क्लास रहेगा ही रहेगा, वो हम लोग कोई सा एक नया दूसरा कोई सा सब्जेक्ट लेकर के, सॉरी दूसरा कोई सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले रहेंगे। ठीक, चलो तो ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने C4 साइकिल पिछले वाले क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, सॉरी C4 साइकिल जो कंप्लीट किए हुए थे, उसमें से मैंने तुमको एक एलिमेंट बताना भूल गया था। क्लियर, याद करो C3 साइकिल में हम लोगों ने एक एंजाइम यूज किया था, जो कि तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन, जिसको कि आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, जिसको कि हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूज हुआ था C3 साइकिल में। एक एंजाइम ये काम करता है जिसको हम लोग बोले थे रूबिस्को। ठीक, तो वो तो हम लोगों ने वहीं पे लिखा हुआ था। लेकिन C4 साइकिल में जो यूज होता है ये मैंने तुमको लिखवाना भूल गया था। हालांकि वो वैसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उसका नाम भी तुम्हारा वैसा ही है जैसा तुम्हारा पहले वाले का प्रोडक्ट बन करके आता है। पीपी के साथ में इसको बाइंड करवाने वाला है, मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ में बाइंड करवाने वाला है। तो जो वहां पे एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्केज। पेप्केज ये लिखो, चिपका लो कहीं कोने का नहीं। जो C4 साइकिल बनाए थे ना, वहां पे साइकिल में चिपकाओ। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड था, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड था, अंदर आएगा ये बन जाएगा HCO3 माइनस, यहां से आ जाएगा भाई नीचे, और यहां पे प्रेजेंट है पेप, PEP। इससे ये बाइंड करवाने के लिए, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करवाने के लिए यहां पे कौन सा यूज होता है, एंजाइम पेप्केज। पिछले वाले C3 साइकिल में हम लोगों ने रूबिस्को लिखा हुआ था, इसमें लिखो पेप्केज। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं तुमको एक टेबल बनवाऊंगा, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुमको उसी में यूज करने हैं। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा एक क्लास और जाएगा, अदरवाइज तो मैं आज बायोलॉजी खत्म कर देता। चलो, CO2 हो गया, HCO3 हो गया, यहां से ये पेप्केज, एक पेप्केज लिख लेना। एक चीज और नीचे में नोट डाउन करके लिखेंगे, पेप्केज एंजाइम है, वहां पे पेप्केज चिपका लो। इसके बाद एक चीज और यहां पे नोट डाउन करेंगे हम लोग, नोट करके लिखो, C4 plants respond to high temperature and salinity। सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्टीनेस ना, समझ में आता तो होगा भाई। सलाइन वाटर बोलता है, सलाइन वाटर बोलने का मतलब नमक वाला पानी। क्लियर, तो जो ओशियन का वाटर रहता है ये सलाइन वाटर होता है। और कल मैंने तुमको बताया हुआ था कि C4 प्लांट बेसिकली कहां पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। और ट्रॉपिकल भाई अर्थ का इतना तो पता ही होगा तुमको, ना भी पता हुआ तो मैं तुमको थोड़ा सा एकदम हल्का फुल्का यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ये अर्थ है, इक्वेटर वाले लाइन में तुम जहां पे भी देखोगे मोस्टली रीजन में तुमको ब्लू कलर दिखेगा। ब्लू कलर बोलने का मतलब क्या, वहां पे पानी है और पूरा समंदर ही है। तो इस वाले रीजन में जो प्लांट्स रहेंगे उनको जो भी पानी मिल रहा होगा मोस्टली चांसेस है कि वो सलाइन वाटर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सलाइन, सैलिनिटी। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है टॉरिड जोन में आ रहा है या फिर ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है तो टेम्परेचर भी वहां पे ज्यादा होगा। तो C4 प्लांट्स जो रहते हैं
ये तुम्हारे सैलिनिटी और साथ साथ में टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उसको ये झेल जाते हैं एक तरीके से समझोगे तो। कैसे, उसके लिए ये समझो, जैसे यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे एसिड्स बने हुए थे प्लांट्स में, तुम्हारे बहुत सारे एसिड्स बने हुए थे। कौन कौन से एसिड्स, एक बार रिवाइज करो। C4 प्लांट्स में एक था मैलिक एसिड, एक था एस्पार्टिक एसिड। अरे था ना भाई, क्लियर? तो मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। तो ये जो एसिड्स रहते हैं ये प्लांट्स में बने हुए रहते हैं। प्लांट करता क्या है, इन सारे एसिड्स को रूट के पास भेज देता। भाई सैलिनिटी वो कहां पे झेलेगा, पानी में झेलेगा। टेम्परेचर वो सराउंडिंग का झेलेगा, तो टेम्परेचर तो वो झेल ही लेगा सराउंडिंग से, वो तो टेम्परेचर झेलने के लिए उसका अलग से मैकेनिज्म रहेगा। सैलिनिटी मतलब कि अंदर से सलाइन वाटर एंटर ना कर जाए, इसके लिए होता क्या है कि जो भी एसिड्स इसमें बने हुए थे उन सारे एसिड्स को ये डिपॉजिट कर देता है रूट्स में, क्योंकि रूट से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। तो वहां पे जब ये सारे के सारे एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं तो बाहर से जो सॉल्ट रहता है, सॉल्ट को अंदर आने से ये रोक देते हैं, और इसी तरीके से सलाइन वाटर प्लांट के अंदर में इंजेक्ट होने से बच जाता है। क्लियर? तो बस मोटा मोटी बुक में नहीं दिया हुआ है भाई, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि एडिशनल नॉलेज है। तो सैलिनिटी से कैसे मतलब अपने आप को कैसे बचाएंगे, जो भी एसिड्स उसके पास बना हुआ है उसी एसिड को ये रूट में डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके वजह से ये सलाइन वाटर को अंदर में एंटर करने नहीं देता है, और इसी तरीके से ये सलाइन वाटर से भी अपने आप को बचा लेते हैं। आ गया होगा ये समझ में? क्लियर? तो इस हिसाब से होता क्या है, ये जो C4 प्लांट्स रहते हैं ये हाई टेम्परेचर और सैलिनिटी को रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं, मतलब उससे अपने आप को बचाते भी हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, प्रॉपरली उनको टैकल करना। क्लियर? चलो, सॉल्टीनेस लिखिए। क्लियर? तो यहां से ये सॉल्टीनेस और टेम्परेचर दोनों को ही रिटेन करने वाला होगा, दोनों से ही बचने वाला होगा एक तरीके से। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में? तो ये बचा हुआ था भाई C4 प्लांट के लिए। क्या है, 3 बजे वाले टाइमिंग में बायो का टाइमिंग जो है ये हड़बड़ी में चला जाता है। वो भले ही तुम्हारा बहुत ज्यादा स्पीड में ना निकाले, लेकिन मुझे क्या है, आगे के क्लासेस का प्रेशर रहता है। ठीक, और ये वाला क्लास भले ही पूरा 1 घंटा ना चले, भले 45 मिनट में क्लास छूट जाए, लेकिन जो भी क्लासेस होता है इस टाइम पे वो इत्मीनान से होता है बायो का, और वो टाइमिंग जो है वो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये है भाई तुम्हारा C4 प्लांट का बचा हुआ पार्ट। अब यहां से हम लोग चलेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक पे, जिसको कि बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वही है तुम्हारा C2 साइकिल, और भी उसके भतेरे नेम है। चलो लिखते हुए चलो सीधा सीधा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फोटो रेस्पिरेशन, सेकंड लास्ट टॉपिक। इसी को बोलते हैं, एक सेकेंड, इसी को बोलते हैं, और भी इसके नाम C2 साइकिल हो जाएगा। देखो, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, नाम किस बेसिस पे पड़ा हुआ है कि पहला उसमें से स्टेबल कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ था। C3 साइकिल में सबसे पहले में स्टेबल कंपाउंड क्या बना हुआ था, PGA। क्लियर? ठीक, PGA बना हुआ था, वो भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। इसमें जो तुम्हारा C2 साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बने, स्टेबल प्रोडक्ट वो हो जाएगा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। C4 साइकिल में हम लोगों ने देखा हुआ था 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है OAA, वो स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर? OAA 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना हुआ था। तो इस हिसाब से जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट बन करके आएंगे वो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इनकी नेमिंग किए जाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके और भी नाम आएंगे, जैसे इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो, पिछले वाले को क्या बोले थे, फोटो कार्बन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, फोटो कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? एक इसका और नाम होता है, क्योंकि इसका जो 2 कार्बन का पहला मॉलिक्यूल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। रटो रटो, नाम को तो रटो, उसके लिए ऑप्शन है ही नहीं। इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन गया उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। तो इसी वजह से इसका एक और नाम आता है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे तो वर्ड लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, लेकिन ये रेस्पिरेशन होता नहीं है एक्चुअल। अगर रेस्पिरेशन हुआ तो भाई रेस्पिरेशन में तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सॉरी फूड मटेरियल, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ना ही किसी चीज का ब्रेकडाउन, मतलब कि ना ही फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन किया जाएगा और ना ही वहां से एनर्जी इवॉल्व होगा। एक्चुअली में ये प्रोसेस करने में एनर्जी हम लोग को खपाना पड़ता है, उसके हमारा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तुम्हारा एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहां से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो भी लाइट का यूज करके रिएक्शन होता है। इसी वजह से इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो लिखना चाहो तो एक लाइन में उसको भी चिपकाओ, इट इज नॉट एन एक्चुअल रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, इट नेम्ड सो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ CO2, इतना लिख सकते हो। इट नेम्ड सो एज ऑफ रिलीजिंग ऑफ CO2, क्योंकि यहां से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इसी वजह से ये नाम इसको दे दिया गया फोटो रेस्पिरेशन। बाय यूजिंग लाइट लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी उतना ताम झाम ना करो, शॉर्ट में इतना निपटाओ चुपचाप। ठीक है, तो ये हो गया भाई तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, याद करो C3 साइकिल, मैंने इसी वजह से C4 के बाद इसको करवाया, जैसा तुम्हारा बुक में ऑर्डर दिया हुआ। चाहता तो मैं इसको मैं वहीं पे करवा देता, लेकिन वहां पे अगर करते तो तुम्हारा रिवीजन ना हो पाता। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाएगा उसका। तो C3 साइकिल में हम लोगों ने क्या था, एक कार्बन डाइऑक्साइड ला करके चिपका दिए। क्लियर, एक कार्बन डाइऑक्साइड ला करके चिपका दिए। हालांकि वहां पे जो हम लोगों का पहला कार्बन का प्रोडक्ट था वो तुम्हारे 5 कार्बन मॉलिक्यूल का था। ठीक है, जब एक कार्बन उसमें से चिपकाएंगे तो 2 पीजीए बनेगा, 2 पीजीए बनेगा, और एक पीजीए 3 कार्बन मॉलिक्यूल का था, मतलब 5 कार्बन का मॉलिक्यूल वहां पे तुम्हारा पहले से प्रेजेंट होगा C3 साइकिल में। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन गए। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक नहीं बना हुआ है, 3-3 कार्बन के 2 पीजीए बने हुए हैं, तो हो गया ना भाई टोटल 6। ठीक, अब मान करके चलो कि आरयूबीपी था ना, वहां पे आरयूबीपी 5 कार्बन का था। तो मान करके चलो आरयूबीपी जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसमें अगर ऑक्सीजन ला करके चिपका हो तो कार्बन तो एक एक्स्ट्रा मिला ही नहीं। क्लियर, और जबकि C3 साइकिल बनाना है तो C3 साइकिल के लिए तुम्हारे पास 2 पीजीए होना जरूरी है। बिना 2 पीजीए का तो C3 साइकिल काम करेगा ही नहीं। तो इसमें होता क्या है, एक कार्बन और ना आने की वजह से जो तुम्हारा आरयूबीपी है, ये तुम्हारे 2 कंपाउंड्स में तो टूटेगा, लेकिन दोनों के दोनों पीजीए नहीं होंगे। एक होगा तुम्हारा 2 कार्बन का कंपाउंड और एक हो जाएगा तुम्हारा 3 कार्बन का पीजीए। ठीक, चलो, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इट इज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस in which Rubisco binds oxygen with RUBP। RUBP क्या है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर, तो RUBP के साथ में रूबिस्को अब क्या मिला देगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलाने को हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजनेशन। ठीक है, it is an oxygenation process in which Rubisco binds oxygen with RUBP। RUBP के साथ में ये अब रूबिस्को ऑक्सीजन बांध देगा। तो होता क्या है, देखो RUBP प्लस ऑक्सीजन गिव्स, एक मिलेगा तुम्हारा फॉस्फोग्लाइकोलेट, प्लस यहां पे मिलेगा एक पीजीए। तो पीजीए कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा भाई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल ये आ गया, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये आ गया, जबकि हम लोगों को एक साइकिल कंप्लीट करवाने के लिए 2 पीजीए चाहिए। तो 2 पीजीए तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास एक ही पीजीए है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनकर के आता है, इसको आगे कंटिन्यूटी में C2 साइकिल में भेज दिया जाता है।
ठीक है, इसको आगे C2 साइकिल में भेज दिया जाता है ताकि 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जा सके 3 मतलब कि पीजीए में। क्लियर? तो ये जब पीजीए बन जाएगा फिर वो एक पीजीए और ये एक पीजीए दोनों मिलकर के क्या करेंगे, फिर C3 साइकिल में जाएंगे। तो इस 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोग का एनर्जी लॉस हो जाता है, और इसी वजह से ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही बेकार टाइप का प्रोसेस हो गया प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग को एनर्जी मिलता नहीं है, इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। जबकि एक्चुअल अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखोगे तो वहां पे एनर्जी हम लोग को मिलता है। क्लियर? अभी हम लोग का रेस्पिरेशन का चैप्टर आएगा, वहां पे भी डिटेल में डील करेंगे उसको। तो रेस्पिरेशन में एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी हम लोग को मिलता है, जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसका साइकिल तुम्हारे बुक में दिया नहीं है तो मैं उसको डिटेल में तुमको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इमेज है मेरे पास इसके साइकिल का, मैं तुमको एक बार इमेज दिखा दूंगा कि किस टाइप से वो साइकिल चलता है। हालांकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना स्कूल के एग्जाम में ना ही किसी कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, तुम्हारे बुक में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान देना, फोटो रेस्पिरेशन ये जो रहता है ये C4 प्लांट में नहीं होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स, इट ओनली अकर इन C3 प्लांट्स। वो भी कब, जब रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन ना परफॉर्म करके ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करे। क्लियर? और ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करने के लिए भाई उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, वहां सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन रहना चाहिए, उसका एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से रुबिस्को जो है ये RuBP के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ना मिला करके ऑक्सीजन को मिला रहा है। क्लियर? तो उसके लिए भी उसके सराउंडिंग का कुछ ना कुछ एक कंडीशन होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशंस भी देखेंगे क्या होते हैं। तो इसमें क्या लिख रहे थे भाई हम लोग, ऐसे लिखो, अगला ही हेडिंग लगाओ, कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। क्या क्या चीजें आ जाएगा, सबसे पहले एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ये कंडीशंस तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहां पे तुम्हारा C2 साइकिल चलेगा, ना कि C3 साइकिल चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कमी हो गया है। अब ध्यान दो, ये अच्छा वहां पे लिख रहे थे भाई हम लोग, इट मतलब कि ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता, तो एक लाइन चिपकाओ, इट डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। इन C4 प्लांट्स। ठीक, क्लियर? समझोगे क्या C4 प्लांट्स में कैसे नहीं होता है? पहले इतने को नोट डाउन करो, इमेज पे चलेंगे, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर इमेज पे चलेंगे, तुमको समझाते हैं ये C4 प्लांट में कैसे नहीं होता है। फिर तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है एक टेबल, उसको बनाएंगे, फिलअप करेंगे, फिर देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 फैक्टर्स है, एक फैक्टर आज निपटा देंगे, एक फैक्टर निपटा दिए तो कल मुश्किल से आधे घंटे में 3 फैक्टर्स निपटा दिया जाएगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। जल्दी नोट डाउन करो तो इसको फटाफट, ऐसे इसी के साथ में चिपका देना, अकर इन C3 प्लांट। अकर इन C3 प्लांट्स। ठीक है, लिखो 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 भाई, जल्दी लिखो। 2 कार्बन का प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक, फॉस्फोग्लाइकोलेट, डन, गुड। अब आगे देखो, इमेज पे चलते हैं। तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने ये सब तो देख लिया था, ये था तुम्हारा C4 साइकिल। ठीक है, ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है, तो बुक में ये सब दिया हुआ है, देख लो HCO3 लिया हुआ है यहाँ पे, और साथ साथ इसका फिक्सेशन किया। फिक्सेशन बोलने का मतलब कार्बोक्सिलेशन,
यही कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। C4 एसिड बनाया, C4 एसिड को फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ CO2 बनेगा और एक C3 वाला एसिड, मतलब C3 एसिड कौन सा है, पायरुविक एसिड, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, रीजनरेशन करवा। इसमें बेसिकली तुम्हारा NADPH ATP ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, लेकिन एग्जाम में भाई पूछ देते हैं, इसी वजह से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये है तुम्हारा C3 साइकिल। एक चीज उसमें और नोट डाउन कर लेना, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे। जैसे C4 साइकिल के लिए कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हुए थे, एक था मेसोफिल सेल और दूसरा तुम्हारा बंडल शीथ सेल। वैसे इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे, बोले 3 पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, ये हो जाएगा परऑक्सीजोम और एक हो जाएगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, तो 3 पार्ट्स लिख लो उसके, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीजोम और साथ ही साथ में क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों मिलकर के C2 साइकिल चलाते हैं। C2 साइकिल इंपॉर्टेंट, लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीजोम और साथ ही साथ में क्लोरोप्लास्ट, 3 सेल ऑर्गेनल्स मिल करके C2 साइकिल चलाएंगे। यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आकर के RUBP के साथ में बाइंड होगा, जैसे ही बाइंड होगा ये क्या बना लिया, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसी को बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, और साथ ही साथ में PGA बनाया हुआ है, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बेहतरीन है, क्लियर दिख रहा है। इसके बाद फिर पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस तुमको याद नहीं करने हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो। यहां से ये फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब ATP टूटेगा, ये ATP लगाया है ना, ये PI निकाला है, क्लियर, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कब रिलीज होता है, जब एक ATP टूटे, तो यहां से एक ATP टूटेगा और वैसे ही ये प्रोसेस आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा बना लेगा क्या चीज, कहां गया भाई, कहीं तो लिखा रहेगा ना, चलो जहां पे भी लिखा हुआ रहेगा, फाइनली क्या बना लेगा ये, यहाँ से ये PGA, ठीक है, यहाँ पे ये PGA बनाया हुआ है, PGA से फिर रिजनरेट करेगा ये RUBP। तो वो सारा कुछ प्रोसेस तो हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था। तो ये था भाई तुम्हारे लिए एक C2 साइकिल का डायग्राम, क्लियर है। आगे देखो, ये है C4 साइकिल। C2 साइकिल जो है, ये जो C2 साइकिल है, ये C4 साइकिल में क्यों नहीं होता समझो। साइकिल में होता क्या है, ये जो तुम्हारा सेल है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में होगा क्या, डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। एक काम कर सकते हो, जहां पे तुम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है ना कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज शुड बी हाई, वहां पे एक और चीज चिपका लो, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो। भाई C2 साइकिल कब चलेगा, या तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड बार बार टूटते जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन के वजह से, जिसके वजह से इस रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई होता है, ऑलवेज। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा ही नहीं, जिसके वजह से इस वाले साइकिल में कभी भी C2 साइकिल इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो बढ़ ही नहीं रहा है। क्लियर, हमेशा यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसमें कभी भी तुम्हारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं, और जिसके वजह से C2 साइकिल C4 प्लांट्स में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा भाई रीजन, आ गया समझ में। तो अगर लिखना चाहो तो C4 प्लांट के केस में लिख सकते हो कि इन C4 प्लांट्स देयर इज ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू विच C2 साइकिल डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। एकदम सिंपल स्टेटमेंट, क्लियर, आ गया होगा ये समझ में। चलो, तो यही तुमको बताना था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला है तुम्हारा ये टेबल। निकालो, बुक में निकालो ये टेबल, एक एक करके फिलअप करना चालू करेंगे जल्दी। पहले में क्या लिखा हुआ, ये C3 प्लांट के लिए टेबल है, ये C4 के लिए टेबल है, और यहाँ पे चूज द फॉर्म्स दिया हुआ है। सबसे पहले में क्या लिखा है, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, मतलब C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में कहां पे ये साइकिल चलता है। तो C3 प्लांट में कहां पे चलेगा, मेसोफिल सेल में, और C4 प्लांट में कहां पे चलता है, बंडल शीथ सेल में। याद रखना, C3 साइकिल ना केल्विन साइकिल, तो भाई केल्विन साइकिल तुम्हारा मेसोफिल सेल में थोड़ी चलता है, C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में कहां पे चलता है, ये देखो ये आया ना C3, यहां से ये केल्विन साइकिल चलेगा। तो केल्विन साइकिल कहां पे चला, बंडल शीथ सेल, इसमें नहीं। क्लियर, तो टेबल में लिखो, लिखो वहां पे लिखो। पहले वाले में क्या आ जाएगा, C3 प्लांट में मेसोफिल सेल, C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल। नाम लिखो फिर इन द ब्लैंक्स में फटाफट, पहले वाले का
यहाँ पे C3 प्लांट में लिखो मेसोफिल सेल, यहाँ पे लिखो बंडल शीथ सेल C4 प्लांट के केस में। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को इसको आगे और कंटिन्यू करवाना है। क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट, सेल टाइप्स इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहां पे होता है? दोनों ही में मेसोफिल सेल्स में होगा। इसमें भी मेसोफिल सेल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है और C4 प्लांट्स में भी मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया रहेगा? तो दोनों में मेसोफिल सेल्स लिखो, दोनों में मेसोफिल्स। बंडल शीथ ना लिखना भाई, बंडल शीथ सेल में भी उसमें कार्बोक्सिलेशन होता है लेकिन वो सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। सेकेंडरी लिखता तो उसमें बंडल शीथ सेल भी आ जाता C4 प्लांट के केस में, क्योंकि वहां याद करो जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे कहा गया डी कार्बोक्सिलेशन होता है, वहां पे C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और C3 साइकिल जैसे स्टार्ट होगा RUBP के साथ में फिर CO2 बाइंड कराएगा, तो वहां पे कार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? उसको हम लोगों ने देखा हुआ था C4 प्लांट के केस में सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, और प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां पे? मेसोफिल सेल में। लिखो दोनों में क्या आ जाएगा? मेसोफिल सेल। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? C3 प्लांट एक सेल, कौन सा? मेसोफिल सेल। C4 प्लांट्स दो सेल, क्या क्या हो जाएगा? बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल। तो इसमें आ जाएगा वन ओनली मेसोफिल सेल, इसमें क्या हो जाएगा? 2 बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल। क्लियर? क्लियर? इसमें आ जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2। तो दोनों ऑप्शन चिपकाओ, ये ऑप्शन बाजू से लाना है इधर से। विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? किसके लिए बात कर रहा है भाई? विच इज द प्राइमरी CO2? हाँ, C3 के लिए। C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP। PGA ना लिख देना पैदलों, PGA फॉर्म होता है। एक्सेप्टर कौन है? RUBP। और C4 प्लांट में एक्सेप्टर कौन होता है? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो इसमें C3 में लिखो RUBP, C4 में लिखो PEP। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो इसके RUBP में कितने कार्बन होते हैं? 5, तो इसके लिए आ जाएगा 5। PEP में कितने कार्बन होते हैं? PEP में 3 होते हैं, फिर वो 4 बनाएगा, तो PEP में कितने हो जाएंगे? 3। 4 ना लिख देना, ऑर्डर के हिसाब से नहीं होगा, ऑप्शन चूज करना है। इसमें आएंगे 5 कार्बन, इसमें आ जाएंगे 3 कार्बन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? तो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है? C3 प्लांट्स में देखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? PGA। क्लियर? और C4 प्लांट्स में देखोगे तो क्या आएगा? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। RUBP PEP छोड़ दो, वो तुम्हारे एक्सेप्टर्स हैं। क्लियर? तो पहले वाले में आएगा PGA, दूसरे में आएगा OAA। एक काम करें क्या, आगे का मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दूं, ट्राई करके देखोगे? ये तभी फिलअप कर पाओगे जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर रहेंगे भाई। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट डगमगाया, हाँ, तो इसमें गारंटी में दे रहा हूं फंसोगे। क्लियर? नेक्स्ट, डज द प्लांट हैव रूबिस्को? C3 प्लांट्स यस, C4 प्लांट्स नो, उसमें रूबिस्को नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये यस और ये नो। नेक्स्ट, अब भाई एक बार देख लेना पूरा। अब इसी को मेरे को बार बार अभी करवाया है, तो मेरे को इसी को फिर से रिपीट करवाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुमको भी थोड़ा सा टेंशन ना दो तो मेरे को थोड़ा सा चैन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा तुम भी टेंशन झेलो। और क्योंकि मैंने तुमको बता दिया, सारे ऑप्शन यहाँ बाजू में चिपकाया हुआ है। C3 प्लांट के केस में और C4 प्लांट के केस में हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है पूरा निचोड़ है, ये पूरा निचोड़। अगर चाहते हो कि चैप्टर पूरा तुमको समझ में आए और क्लियरली उसका रिवीजन हो, तो यही टेबल है तुम्हारे पूरे चैप्टर का रिवीजन का। ठीक है, ऐसे निचोड़ करके जब रखोगे सामने में तब जाकर के एक एक आंसर प्रॉपरली दे पाओगे। मैं फिलअप करवाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं इसको कल पूरा फिलअप करवा दूंगा। आधे तो आज बता दिया, आधे के लिए तुम्हारा होमवर्क दिए हुए है, आधे को घर में बनाओ बैठ करके, और बाकी इसको मैं तुमको पूरा फिलअप करवा दूंगा कल वाले क्लास में। ठीक है, क्योंकि कल में तुम लोग को थोड़ा सा ही पार्ट देखना है। चलो, तो आगे इसके स्टेटमेंट्स देख करके C3 प्लांट के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, C4 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, पेंसिल में लिख करके रखे हुए रहना अपने बुक में। कल मैं जो चेंज करवाऊं, मतलब जो भी मैं यहाँ पे फिलअप करवाऊं, अगर तुम्हारा आंसर कोई सा मिस्टेक रहेगा उसको मिटा करके फिर सही ऑप्शन वहां पे चिपका लेना। ठीक है? ठीक है, चलो भाई, तो ये एक टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे बता दिए, आधा कल करके आओगे। ये तुम्हारा डिपेंडेंस वाला है। चलो देखें, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस
डिपेंड, तुम्हारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। फैक्टर्स ऑन विच फोटोसिंथेसिस डिपेंड। ठीक, तो देखो बुक में तुम्हारा जो लिखा हुआ है हम लोग उसी के हिसाब से इसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। खींचोगे, देखो टॉपिक तो बहुत है भाई, एक एक टॉपिक उठाए तो मैं एक एक क्लास खींच लूं, लेकिन तुम्हारे काम का आधे होगा आधे काम का होगा नहीं। तो इससे बढ़िया है हम लोग उतने ही कंटेंट करते हैं जितना हमारे काम के लिए है, और बाकी तो हमको आगे में मिलते हुए चलेंगे। तो डिपेंड इसमें लिखो, दो टाइप के हमारे पास फैक्टर्स है, कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंटरनल फैक्टर्स, एक हो जाएगा यहां से एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स की बात करो तो इसके बारे में डिटेल बहुत ज्यादा है नहीं, बुक में तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर कोई डिटेलिंग किया हुआ है, तो इंटरनल फैक्टर सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो लिख लो नाम। इंटरनल फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो तुम्हारा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा प्लांट का टाइप, एक क्लोरोफिल लिख लो, फिर प्लांट टाइप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कि उस प्लांट में कौन से टाइप का साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस साइकिल लिखेंगे क्या, फोटोसिंथेटिक साइकिल लिख लो, ठीक। और भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स। तुम्हारे बुक में जो 3-4 नाम लिखा हुआ है उसको चिपका देना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधी सी बात। इंटरनल फैक्टर हम लोग को बस नाम के लिए जानना था, देख लिया यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे होंगे, हाँ पोजिशन ऑफ क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब आ जाएंगे इस पे। क्लोरोफिल में पोजिशन, अमाउंट, ये सारे आ जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गया होगा ये। अब हमारे काम का जो है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, सबसे पहले नंबर पे आज हम लोग जो कवर करेंगे ये हो जाएगा लाइट, फिर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देखेंगे यहां से H2O, और एक फैक्टर है भाई क्या है, टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। भाई आधे लोग ऐसे सोए पड़े रहते हो, कम से कम एक वर्ड का आंसर रहता है, दे दिया करो, मुझे भी एहसास हो जाए कि भाई जिंदा हो। क्लियर, चलो टेम्परेचर। तो आज हम लोग देखते हैं लाइट, लाइट पे फोटोसिंथेसिस कैसे डिपेंड करेगा। बेसिकली लाइट के 3 चीजों पे डिपेंड करने वाला है, एक तो लाइट का इंटेंसिटी, एक सेकंड भाई, ठीक। चलो तो क्या बोल रहे थे यहां पे, हाँ लाइट का इंटेंसिटी, एक हो जाएगा लाइट का क्वालिटी, और एक आ जाएगा यहां से लाइट का ड्यूरेशन, ठीक। लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, ये 3 फैक्टर्स हम लोग को देखना है लाइट के केस में। क्लियर, तो आज के लिए पहले नंबर का हेडिंग लगाओ लाइट। आज देखेंगे इसके सबसे पहले मैं ऑर्डर इसका कैसे रखें, पहले क्वालिटी निपटा लो, फिर ड्यूरेशन निपटा लो, फिर इंटेंसिटी निपटा ले, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे ही निपटाओ, पहले क्वालिटी फिर ड्यूरेशन फिर इंटेंसिटी, छोटे छोटे ही हैं भाई, बहुत ज्यादा है नहीं। क्वालिटी बोलने का मतलब यहां पे आ जाएगा टाइप ऑफ
टाइप ऑफ विजिबल रेज, कौन से टाइप का विजिबल रे है वो उस पर इंसिडेंट हो रहा है। अब हम लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ था, इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था कि जो बैक्टीरिया थे उसने परफॉर्म किया हुआ था तब के केस में, जो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था, तो ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता था, जहां पे तुम्हारा रेड कलर का और ब्लू कलर का लाइट आया हुआ था। तो ब्लू कलर और रेड कलर के लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है ये ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, लिख लो, लिख लेंगे उसको। और सबसे कम कौन से लाइट में होता है, जो मेरे को चैट करके बता दो, थोड़ा सा जाने, सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट पे होता है, मैं जब जानना चाहता हूं कलर वो कौन सा है। चलो, इन ब्लू एंड रेड लाइट the rate of photosynthesis is high। इसमें लिखो फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड। द ब्लू एंड रेड लाइट, in blue and red light the rate of photosynthesis is high। ए भाई कौन पर्पल कलर नहीं होता, पर्पल कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो ब्लू के बाजू में। क्लियर, प्लांट जो रहता है वो ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से प्लांट हमको कौन से कलर में दिखता है, ग्रीन कलर में दिखता है। तो ग्रीन कलर के लाइट में उसका फोटोसिंथेसिस का जो रेट रहता है ये सबसे कम होता है, लीस्ट फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, तो और इन ग्रीन कलर लाइट, rate of photosynthesis is least। क्लियर, लिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीस्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ठीक, ड्यूरेशन पहले इसको लिखो, फिर एक ग्राफ बचा हुआ है ना वहां पे, वो ग्राफ को फिर करवाना है। ड्यूरेशन, तो ध्यान देना, लाइट का जो ड्यूरेशन रहेगा ये तुम्हारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कभी भी इंपैक्ट नहीं करने वाला। क्लियर, ऐसे समझो, जैसे पानी ले लो, उबलेगा कब ये, जब इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करें। अब मैं मान लो इसको कंटिन्यूअसली 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कभी उबलेगा क्या, कभी नहीं उबलेगा। तो अगर हम लोग एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का लाइट किसी भी प्लांट में इंसिडेंट करवाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही रहेगा जितना उस लाइट का इंटेंसिटी है। अब उसी इंटेंसिटी के लाइट को तुम अगर 10 घंटे तक भी बिठा करके रखोगे तो रेट को वो इंक्रीज नहीं, रेट कर बोलने का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। हाँ, ज्यादा टाइम तक अगर उसको क्या लाइट प्रोड्यूस करोगे तो जो फोटोसिंथेसिस का यील्ड होता है, यील्ड बोलने का मतलब होता है प्रोडक्ट, वो तुम्हारा ज्यादा अमाउंट पे मिलना चालू होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस जल्दी होगा ये नहीं होगा यहां। क्लियर, तो यहां पे लिखना कि फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लाइट increase yield of photosynthesis, it does not affect the rate of photosynthesis।
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज में फ्री इंटेंसिटी देखते हैं विथ ग्राफ। ठीक है, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। डन, गुड। अब हम लोगों को जो देखना है वो है इंटेंसिटी, लेकिन इंटेंसिटी को समझने के लिए हम लोग को एक छोटा सा लॉ समझना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बाय ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने दिया हुआ था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब इंटेंसिटी को समझेंगे, लेकिन इंटेंसिटी समझने से पहले इसीलिए इंटेंसिटी को लास्ट में रखे थे, और उसी का ग्राफ है इंटेंसिटी का ही तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है। तो ध्यान देना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को पहले समझ लो कि वो है क्या, और फिर उसको कैसे इससे रिलेट करेंगे वो देखेंगे। तो एक काम करो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को ना इसके साथ में ना लिखो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो इंटेंसिटी के लिए, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक जगह छोड़ दो, और अगले वाले पेज में हो या फिर उसके नीचे में हो, थोड़ा सा जगह छोड़ करके लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बाय ब्लैकमैन उसको लिख सकते हो, लिखो। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज डिपेंड ऑन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पहले तो यही लिखो। ये कोई नया फैक्टर नहीं है भाई, केमिस्ट्री में इसको डील करके आए हुए हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़े हैं ना लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बोलता है कि जो सबसे कम अमाउंट पे रहेगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, ये लॉ भी वही बोलता है। एक बार मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूं, मान लो 50 ml का चाय बनाना है, 50 ml का चाय बनाना है, तो 50 ml के चाय बनाने के लिए मान लो कि तुम्हारा 18 ml ले लो भाई, 18 ml का पानी ले लिए, और क्या बोलना चाहिए, 18 ml का दूध ले लिए, और कितना 18 हो गया ना, 50 चाहिए। और अब शुगर और चाय पत्ती को तो हम लोग फिर लीटर में ml में तो लिख नहीं पाएंगे, लिख देते हैं यहीं पे, हमारा समझने का तो है, लिखो 18 हो गया, और बचा कितना 14, तो 7 ml यहाँ पे लिख लो शुगर, कोई देखेगा तो हंसेगा ये क्लास। 7 ml का हो जाएगा शुगर, और मान लो 7 ml का यहां से हो गया चाय पत्ती। इतना चाहिए 50 ml का चाय बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, मान लो यहां से मैं ये पानी को 18 ml से कम कर दूं, 18 ml से कम करके कितना कर दूंगा मैं, मान लो इसको मैंने 15 ml कर दिया, तो ये तीनों तो ठीक ठाक लेवल पे है जितना चाहिए। पानी कम हो गया, अब पानी कम हो गया तो पानी अगर 18 से 15 किए हैं तो उसी रेशो में मिल्क को भी कम करना पड़ेगा, उसी रेशो में शुगर को भी कम करना पड़ेगा, उसी रेशो में चाय पत्ती को भी कम करना पड़ेगा, और सब मिल करके जो चाय बना करके देंगे ये भी तुम्हारा 50 ml का नहीं आएगा, अब इससे कम आएगा, मान करके चलो 45 ml का चाय बना। तो ये जो चाय का वैल्यू कम हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन वन प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग प्रोडक्ट, लिमिटिंग फैक्टर, यही है लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर? तो अब ये जो चाय बनने का प्रोसेस हुआ है ये किस पे डिपेंड किया, जो सब्सटेंस सबसे कम अमाउंट पे था। आ गया समझ में? याद करो जो हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में देखा हुआ था, इतने इतने ग्राम ऑक्सीजन के लिए इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब इतने ग्राम कार्बन के साथ में इतने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन का अमाउंट जितना कम हो जाएगा उसके बेसिस पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जो उसमें से ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाएगा वो भाई एक्स्ट्रा बचे रहे। क्लियर? जैसे यहाँ पे पानी को 15 ml लिए, तो पानी 15 ml के लिए दूध भी कितना यूज करेंगे, 15 ml यूज करेंगे, बाकी जो 3 ml दूध बच गया है, 3 ml मिल्क बच गया, वो बचा रहा है, वो कोई काम का नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब जो चाय 50 ml 45 ml जो चाय बना हुआ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड किया, सबसे कम अमाउंट पे जो अवेलेबल था। क्लियर? उस पर डिपेंड किया कि ये 45 ml का चाय बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा कोई सा प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड वहां पे सबसे लीस्ट अमाउंट पे प्रेजेंट है, उसी को टारगेट करके, क्योंकि बाकी सारे भी तो मिलाओगे ना उस पे, यही कम अमाउंट पे रहेगा तो तुम्हारा 50 ml का बनेगा ही कैसे चाय।
ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, सारे सब्सटेंसेस में से जो लीस्ट में प्रेजेंट हो, मतलब जितना चाहिए उससे कम में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि बाकी के कंपैरिजन में लिस्ट होना चाहिए। भाई वैसे देखोगे तो यहाँ पे चाय पत्ती और शुगर जो थे ये 7-7 ml के थे, तो वो तो सबसे कम हो जाएंगे, वो नहीं। लिस्ट बोलने का मतलब जितना उसका रिक्वायरमेंट है उससे कम हो, उससे मिनिमम क्वांटिटी, उससे मिनिमल क्वांटिटी में हो, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर, इतना समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे हम लोग का यूज होता है, या लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को यूज करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए भी बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एक तो CO2 तो चाहिए ना भाई, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ये तो मेन फैक्टर्स हो गए। तो ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, इसके बिना फूड बनेगा ही नहीं। अब जैसे यहां पे हम लोगों को लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, लाइट के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में लाइट का अमाउंट जो रहेगा ये कम होगा, इंटेंसिटी भाई तुरंत सन आने के बाद से एकदम पूरा धड़धड़ाते हुए सनलाइट थोड़ी भेज देगा प्लांट के पास में, इनिशियल फेज में कम अमाउंट पे देगा। लेकिन हमारे सराउंडिंग का CO2 जो है ये प्रॉपर अमाउंट पे रहेगा, ये लेस इनिशियली इनिशियली क्या है, ये कम है, प्रॉपर अमाउंट पे CO2 वो तो 24 घंटा उतना ही रहने वाला रहेगा। वाटर भी भाई प्रॉपर अमाउंट पे रहेगा। क्लियर। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हुआ, लाइट का इंटेंसिटी। लाइट का जब भाई स्टार्टिंग में जब सुबह सुबह सनलाइट आता है तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी थोड़ी आता है, उसका इंटेंसिटी कम रहता है। लेकिन जैसे ही सन आगे बढ़ते हुए जाता है तो सन का जो इंटेंसिटी रहता है, सनलाइट का जो इंटेंसिटी रहता है वो इंक्रीज होते हुए जाता है। अब ध्यान दो, जो चाय वाला केस लिए हुए थे, चाय के केस में जैसे मान लो मेरा 45 ml का चाय बना हुआ है, कब, जब मैंने यहां पे 15 ml का वाटर लिया। क्लियर, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इस पर डिपेंड किया है चाय बनने का प्रोसेस। अब आगे देखो, अगर मैं इसको 16 ml कर दूं तो पानी ये चाय भी कितना बन जाएगा, मान लो ये 47 ml का बन गया। इसको अगर मैं 17 ml कर दूं तो मान लो ये 48.5 ml का बन गया। इसको मैं 18 ml का कर दूं तो ये 50 ml का बनकर के आ जाएगा। मतलब क्या है, जो लिमिटिंग फैक्टर रहता है अगर उसको हम लोग इंक्रीज करते हुए चलें, लिमिटिंग फैक्टर को हम लोग बढ़ाते हुए चले, तो जो तुम्हारा नया प्रोडक्ट बनकर के आएगा उसका भी अमाउंट क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनिशियली इनिशियली इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, सन जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ते जाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि यही लिमिटिंग फैक्टर है। ये बढ़ते गया, इसी पे भाई कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही अमाउंट पे है, उसका कोई लेना देना नहीं, वाटर उतना ही अमाउंट पे है, उसका भी कोई लेना देना नहीं। कम ज्यादा हो रहा है तो क्या चीज हो रहा है, लाइट का इंटेंसिटी। ठीक है, रात के टाइम पे होता ही नहीं है, सुबह सुबह और शाम के टाइम पे कम होता है, दोपहर के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। तो लाइट जो रहेगा, लाइट का इंटेंसिटी जो रहता है, ये तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर तब तक बना हुआ रहता है जब तक कि इसका इंटेंसिटी कम अमाउंट पे है। दोपहर आ जाएगा तब के केस में लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, उस केस में इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तब के केस में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए, वाटर जितना चाहिए, तो उतना ही का उतना ही है। लेकिन लाइट जो है ये दोपहर आते आते तक ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, एट नून, मतलब आफ्टरनून में। ठीक है, एट नून इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई। और यहां पे ये लिमिटिंग फैक्टर है ना, इनिशियली लिमिटिंग फैक्टर एट नून, इनिशियली लाइट इज, क्या लिख रहे थे भाई यहां पे, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई। क्लियर, इन दिस कंडीशन
ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ही ध्यान दो। पानी को जब मैंने 15 ml किया था, तब के केस में ये लिमिटिंग फैक्टर बन गया। और जैसे मान लो मिल्क हो गया, जो शुगर हो गया, और क्या था, चाय पत्ती था, ये तीनों ज्यादा अमाउंट पे है, और ये क्या था, लिमिटिंग फैक्टर। अब ध्यान दो, पानी को अगर मैं यहां पे 20 ml कर दूं, तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर। अब ये कम अमाउंट पे आया ना भाई, अब लाइट जो है ये ज्यादा हो, वैसे ही यहां पे इनिशियली लाइट जो रहता है वो लिमिटिंग फैक्टर रहता है, तो जिसके बढ़ने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते जाएगा। जब दोपहर का टाइम आ जाता है तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लाइट का इंटेंसिटी ना होकर के क्या हो जाएगा, CO2 और वाटर। क्लियर। अब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो तुम्हारा CO2 और वाटर पे डिपेंड करेगा, ना कि लाइट पे। अब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते चलो, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि भाई लाइट जितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, जितना अमाउंट का रिक्वायर्ड है, उतना तो वो यूज करेगा, और बाकी जो एक्सेस लाइट रहेगा वो उसके लिए वेस्ट होने वाला रहेगा। इसी वजह से तुम्हारा यहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ बताता हूं, वेट। देखो, ये दिया है ग्राफ, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इधर दे दिया, लाइट इंटेंसिटी इधर दे दिया। ध्यान दे, सुबह सुबह का टाइम से एज्यूम कर लो तो तुमको समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है, लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ते गया, तो फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ते गया, तो ये तुमको ऐसे कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले। लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। एक टाइम आ गया यहाँ पे, ये मान लो ये दोपहर का टाइम है, ये है दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम आ गया। अब लाइट जो है ये तुम्हारा ज्यादा अमाउंट पे हो गया एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर लाइट नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वो तो भाई उतने ही अमाउंट पे रहने वाले हैं, वो तो अपना अमाउंट चेंज करेंगे नहीं। तो अब लाइट का नून में आने के बाद, मतलब दोपहर होने के बाद, इंटेंसिटी भले ही जितना बढ़ते जाए, फोटोसिंथेसिस पे वो और इंपैक्ट नहीं करेगा, और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है यहां से देखो कैसे हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्लियर। तो एक लिमिट तक ही लाइट का इंटेंसिटी जो है ये काम आता है। जब लाइट का इंटेंसिटी उतने अमाउंट पे हो जाता है जितना फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हो, उससे ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी देंगे तो भाई वो प्लांट के लिए फिर वेस्ट हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस का रेट वहां से कांस्टेंट हो जाता है। इवन 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 समझो, लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाओगे तो ये क्लोरोफिल को डैमेज करना चालू कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रेट फिर डिक्रीज भी होना चालू हो जाएगा। हालांकि आगे का ग्राफ जो है वो तुम्हारे में कंटिन्यू नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दूं, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होते हैं ये क्लोरोफिल को डैमेज करते हैं, और अगर क्लोरोफिल डैमेज हुआ तब के केस में फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, वहां से रिड्यूस। क्लियर। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक लिमिट तक ही उसमें हाई होना चाहिए, उससे ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज करना चालू कर जाएगा, क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे। आ गया होगा ये समझ में। क्लियर। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे जो ए लिखा हुआ है, ए, इस केस में लाइट जो है ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ए वाले रीजन में लाइट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर। और इस वाले केस में ये जो सी वाला रीजन, भाई ये तो बी है, मतलब ट्रांजिशन फेज है, जहां पे तुम्हारा लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सब के सब उतने ही अमाउंट पे रहेंगे जितना होना चाहिए, इसीलिए ये बी वाला रीजन वहां पे बनाया गया है। अब सी, ये सी वाले रीजन में क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, इन हियर हियर एक्सेप्ट लाइट अदर कंपोनेंट्स आर लिमिटिंग फैक्टर। हियर एक्सेप्ट लाइट other components are limiting factor। दिख रहा है क्या कि ऐसे मैं लिखे जा रहा हूं,
दिखना तो चाहिए भाई, हल्का फुल्का जितना भी दिख रहा है लिख लो, अब मोटा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब पतले वाले पेन से लिख तो डाला हूं वहां पे, देख लो जितना दिख रहा है देख लो और लिख लो, इतने में से हो जाएगा भाई तुम्हारा लाइट कंप्लीट। ग्राफ में कुछ ना समझ में आया हुआ रहे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ना समझ में आया हुआ रहे, तो फिर से एक बार पूछ लो, तो उसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आज के लिए इतना ही था, लाइट हो गया तुम्हारा कंप्लीट। 3 फैक्टर्स और बचे हुए हैं, मुश्किल से 5-5 मिनट एक एक फैक्टर जाएगा, तो 5-5 7-7 मिनट जाएगा, कुल मिलाकर के मुश्किल से आधे घंटे में तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और टेबल बचा हुआ है ना, इसीलिए मैं तुमको उसको कल के लिए शिफ्ट कर दिया, कंटेंट क्योंकि कम है, तो टेबल भी कल हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे नीचे का जो भी बचा हुआ है। ठीक, चलो, तो ग्राफ में अगर कुछ ना समझ में आया हुआ रहे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अगर ना समझ में आया हुआ रहे, तो पूछो, उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज सेशन यहीं पे एंड किया जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, डन, गुड। तो इतने में से हो गया तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के मोस्टली पार्ट्स कंप्लीट। अब कल वाले क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस का बचे हुए पार्ट को खत्म करेंगे, टेबल को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को दी एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे फिर। ठीक है, अब थोड़ा चैप्टर को भी स्पीड में दौड़ाने का कोशिश करते हैं। क्लियर? हालांकि करोगे क्या, 11th में जो है ये तुम्हारा कंटेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि चाह के भी हम लोग जल्दी चैप्टर खत्म नहीं कर पाएंगे। चैप्टर खत्म करेंगे तो कंटेंट छूटेंगे, और कंटेंट छूटे तो फिर एग्जाम में इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए अब डील तो अपने को जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसे हिसाब से करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो देखते हैं किस्मत किधर घुमा के लेके जाता है, तब तक के लिए जैसे चल रहा है इसको चलने दो और स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन हो चुका रहेगा। अच्छा, क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी समझ में आ चुका रहेगा कि जो सब्सटेंस कम अमाउंट पे रहता है रिएक्शन उसके हिसाब से चलता है, सीधा सीधा। ठीक, रिएक्शन उसके हिसाब से चलेगा, वो होता है तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब कल वाले क्लास में बाकी बचे कुछ पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या मैं तुम्हारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होते तक बुक्स मैंने देखा, मतलब तुम्हारा बुक मैंने देखा ही नहीं है। कल एक बार मैं तुम्हारा बुक छान मारता हूं और उसमें शायद कोई सा एलिमेंट छूटा हो तो उसको कल कंप्लीट करवा देंगे। बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ छूटा हुआ रहेगा, फिर भी मैं एक बार चेक करके कल बताता हूं तुमको, कुछ छूटे हुए पार्ट्स रहेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज तुम्हारा सारा टॉपिक, सारा पैराग्राफ, सारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास